साया। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना घर था जिसे लोग साया हवेली कहते थे। इस घर में विवेक और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। बाहर से दोनों की जिंदगी सुखी लगती थी, लेकिन अंदर एक काली सच्चाई छिपी थी। विवेक शक करने वाला, गुस्सैल और हिंसक व्यक्ति था। सुमन, एक शांत और दयालु महिला, विवेक के गुस्से को सहते हुए दिन काट रही थी। एक रात बारिश के तेज गरज के बीच उनके बीच बहस बढ़ गई। विवेक ने सुमन पर किसी और से मिलने का झूठा आरोप लगाया। सुमन ने रोते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन विवेक के भीतर का शैतान जाग चुका था। गुस्से में उसने रसोई से चाकू उठाया और सुमन पर वार कर दिया। सुमन ने दम तोड़ दिया और उसकी आंखें विवेक को देखती रहीं, जैसे कोई सवाल पूछ रही हों। पाप को छिपाने के लिए विवेक ने सुमन की लाश को घर के आंगन में गाड़ दिया। उसने गांव वालों से कह दिया कि सुमन उसे छोड़कर चली गई। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन विवेक की जिंदगी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहला संकेत, एक रात जब विवेक सोने जा रहा था, उसे लगा कि आंगन से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे कदमों की आवाज हर रात सुनाई देने लगी। कुछ दिनों बाद उसे अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये आवाजें कभी धीमी होती तो कभी तेज। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डरने लगा, लेकिन उसने इसे अपने अपराधबोध का असर मानकर खुद को शांत किया। सुमन का लौटना। एक रात विवेक की नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सर्द हवा थी। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक छाया खड़ी है। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह सुमन थी, उसी सफेद साड़ी में जिसे उसने मरने से पहले पहना था। सुमन की आंखें गहरी और ठंडी थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। विवेक चीखते हुए बिस्तर से गिर पड़ा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक सपना है, लेकिन सुमन ने धीरे से कहा, सपना नहीं, हकीकत हूँ। उस रात के बाद से सुमन हर रात दिखाई देने लगी। कभी वह विवेक के बिस्तर के पास खड़ी रहती, तो कभी रसोई में कुछ गिरने की आवाज आती। विवेक हर पल डर के साए में जीने लगा। सुमन का प्रतिशोध। एक रात सुमन ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरा जीवन छीन लिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। उसी रात विवेक को लगा कि घर की दीवारें उसके चारों तरफ सिकुड़ रही हैं। उसे सुमन की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। विवेक ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, तुमने जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सुमन की आत्मा तभी शांत होगी जब तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। अंत। एक तूफानी रात विवेक ने सुमन की आत्मा से माफी मांगने की कोशिश की। उसने आंगन में उस जगह जाकर प्रार्थना की जहां उसने सुमन को दफनाया था। अचानक जमीन फटने लगी और सुमन की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। सुमन ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित तब पूरा होगा जब तुम अपनी मौत का सामना करोगे। अगले ही पल आंगन की मिट्टी ने विवेक को खींच लिया। उसकी चीखें गांव तक गूंजी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। सुबह गांव वालों ने विवेक को आंगन में मृत पाया। उसके चेहरे पर गहरा डर था। घर के आंगन की मिट्टी से सुमन के चूड़ियों की आवाज आ रही थी, जैसे वह अपनी जीत का जश्न मना रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी उस घर से गुजरने वाले लोगों को सुमन की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई कहता है कि वह अपने अगले शिकार की तलाश में है, तो कोई कहता है कि वह अपनी अधूरी जिंदगी के लिए रो रही है। लेकिन एक बात तय है, उस घर में कदम रखना अपनी मौत को बुलावा देना है।